नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं अजीत पवार के बंगले देवगिरी में, क्योंकि यहां पर बड़ी हलचल इसलिए है। चुनाव आयोग की ओर से बड़ा फैसला, शरद पवार गुट को बड़ा झटका देते हुए अजीत पवार के पक्ष में फैसला गया है। उनकी एनसीपी को ही असली एनसीपी बताया गया है। चुनाव आयोग ने शरद पवार को नई पार्टी के गठन के लिए 3 नाम देने के लिए कहा है। बुधवार दोपहर 3 बजे तक उन्हें ये नाम देने होंगे। तो आयोग ने अपने फैसले में याचिका की रखरखाव के निर्धारित परीक्षणों का पालन किया, जिसमें पार्टी संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों का परीक्षण, पार्टी संविधान का परीक्षण और संगठनात्मक और विधायी दोनों बहुमत के परीक्षण शामिल थे। चुनाव आयोग के मुताबिक शरद पवार गुट समय पर बहुमत साबित नहीं कर सका, जिसके चलते चीजें उनके पक्ष में नहीं गईं। महाराष्ट्र से राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए शरद पवार गुट को चुनाव संचालन नियम का पालन करने के लिए विशेष रियायत दी गई है। उन्हें 7 फरवरी को यानी कि कल नई पार्टी गठन के लिए 3 नाम देने को कहा गया है, दोपहर 3 बजे तक। और इस वक्त धनंजय मुंडे जी हमारे साथ हैं। सर, आज के इस फैसले पर क्या कहेंगे? सबसे पहले देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जब हमने ये पार्टी के सभी, जिसको आप कहते हैं कि बहुसंख्य पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये तय किया और ये निर्णय लेने के बाद हमने तभी कहा था कि पार्टी का लोकतंत्र जो है, जो एक तरफ है, तो ये मानना होगा कि हमने जो निर्णय लिया है ये लोकतंत्र के आधार पे लिया है। बहुसंख्य कार्यकर्ता जो नीचे से लेके ऊपर तक, हमने तभी, आप देखेंगे कि हमारे सबके स्पीच ऐसे थे कि देखिए कि पार्टी यहाँ है और ये पार्टी है। तो हमारा दावा यही था कि बहुसंख्य अगर पार्टी और पार्टी का कार्यकर्ता से लेके विधायक से लेके सांसद तक सभी लोग अगर पार्टी के एक तरफ है तो ये लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र के आधार पे ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन के सामने गई और आज जो इलेक्शन कमीशन ने निर्णय दिया है उस निर्णय का हम विनम्रतापूर्वक स्वागत करते हैं और हम यही कहते हैं कि आज का विजय ये लोकतंत्र का विजय है। कोई कुछ भी बोले, कोई इसका आकलन किसी भी तरह से करे, हर एक को आज के लोकतंत्र में ये अधिकार दिया गया है कि कौन किस पे क्या अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करे। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि हमारे लिए ये लोकतंत्र का जो निर्णय हमने लिया था, जो कार्यकर्ताओं की इच्छा के आधार पे हमने निर्णय लिया था, जो कार्यकर्ता वर्कर है, जो हमारा पार्टी का मेंबर है, वो उन्होंने जो निर्णय लिया था उसका आज हमने लोकतंत्र में जीत हुई है। और इस निर्णय के बाद क्या प्रतिक्रिया आएगी, हमारे ऊपर क्या टीका टिप्पणी सामने वाले करेंगे, ये अलग बात है, लेकिन आज हमारे लिए लोकतंत्र का विजय है, हम यही मानते हैं और ये विनम्रपूर्वक हम इसको स्वीकार करते हैं। आपको कितना बल मिला है सर लोकसभा चुनाव से पहले? देखिए, बल का विषय पार्टी में आपने देखा ही है कि जहाँ पे 50 विधायक है, जहाँ पे सांसद है, जहाँ पे पार्टी का हर कार्यकर्ता ग्रास रूट से लेके चांदा से लेके बांदा को, जिससे आपको महाराष्ट्र का वर्णन करते हो, वहाँ का हर कार्यकर्ता अगर अजीत दादा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ आपको दिख रहा है, इसका मतलब पार्टी का बल पहले से ही था और वो बल ही कह रहा था। जो हमने निर्णय लिया वो निर्णय आज इलेक्शन कमीशन ने चुनाव दिया। से पहले सर सीट शेयरिंग बड़ा मुद्दा है, किस तरह से अपना पक्ष रखेंगे और कितने की उम्मीद होगी? आप उसका हर तरीके से जवाब देना, सबसे ज्यादा आज के समय में मैं समझ सकता हूँ, आपकी भी उलझन में समझ सकता हूँ, लेकिन आपके अंदर जो सवाल आज उठ रहे हैं उस हर सवाल का जवाब देना आज के समय अभी उचित नहीं है। आप भी थोड़ा रुकिए, हर एक सवाल आते जाएगा, उसका जवाब भी आते आते मिल जाएगा। ठीक है। ये जो डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं और हमारा जो पार्टी का नाम था, पार्टी का सिंबल था, पार्टी का फ्लैग था, वो सभी हमारे लोगों के साथ उन्होंने डिसीजन जो दिया उसमें बारे में हम बहुत खुश हैं। उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। शिवसेना के मामले में जिस तरह का फैसला चुनाव आयोग ने दिया था, कुछ उसी तर्ज पर चुनाव आयोग का फैसला एनसीपी पार्टी को लेकर भी यहां पर देखने को मिल रहा है। और जो ऑर्डर चुनाव आयोग का आया है उसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि जिस तरह से विधायकों की संख्या अजीत पवार के पक्ष में दिख रही है, 54 में से 41 जो महाराष्ट्र के विधायक है वो अजीत पवार के पक्ष में उन्होंने जो अपना हलफनामा है वो दिया हुआ है। इसके अलावा 5 ऐसे विधायक बताए जा रहे हैं जिन्होंने शरद पवार को भी अपना
समर्थन दिया है और अजीत पवार के भी पक्ष में हलफनामा जो है वो दायर किया है। वहीं अगर सांसदों की बात की जाए तो 4 सांसद है एनसीपी के और इन 4 सांसदों में से 3 शरद पवार के पास दिखाई दे रहे और 1 अजीत पवार के पास दिखाई दे रहे। और अगर नागालैंड की बात की जाए तो नागालैंड में एनसीपी पार्टी के 7 विधायक और 7 के 7 ने अजीत पवार के पक्ष में अपना जो हलफनामा है वो चुनाव आयोग में सबमिट किया है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब इस पूरे मामले को लेकर शरद पवार और उनका गुट क्या फैसला लेता है, क्योंकि कल दोपहर 3 बजे तक उन्हें चुनाव आयोग को ये बताना है कि वो कौन से उनके पार्टी का किस नाम पर वे अब पार्टी को आगे ले जाएंगे। और इतना ही नहीं तो राज्यसभा का जो चुनाव होना है ऐसे में उन्हें पार्टी की तरफ से एक सिंबल भी चुनाव आयोग को सबमिट करना होगा। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद शरद पवार कई वकीलों से और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से इस पूरे विषय पर आगे पार्टी की रणनीति क्या होगी इसको लेकर चर्चा जो है वो करते हुए दिख रहे हैं। जो हमें सूत्र बताते हैं कि शरद पवार ने इसके पहले ही तैयारियां कर रखी है कि अगर इस तरह का फैसला आता है तो कौन सा चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग के सामने देना है। अभी कल 3 बजे तक लगभग ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि शरद पवार कौन से नए चुनाव चिन्ह के साथ अब मैदान में उतरने के लिए तैयार है। और अब अगली खबर मध्य प्रदेश के हरदा से, जहां पटाखा कारखाने में ब्लास्ट से 11 लोगों की मौत हो गई है, 175 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को अलग अलग अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि आसपास के कई घरों के शीशे टूट गए। आग पर काबू पाने की कोशिशों के बीच पटाखे फटते रहे। आशंका जताई जा रही है कि यहां और शव भी हो सकते हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। हालात को देखते हुए हरदा में सेना की भी मदद ली जा रही है। हरदा में ब्लास्ट हुए 9 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ये आग अभी तक रुकी नहीं है, ये आग अभी तक बुझी नहीं है। मेरे पीछे आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, यहाँ पर उसके पीछे की ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आप देखेंगे आग अभी भी धधक रही है। यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार तैनात है। आग जो है वो बुझाई जा रही है, मलबा हटाया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर जो है यहाँ पर पूरी आग बुझाई जा रही है, इसके पहले मलबा हटाया जा चुका है। 9 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। ये फैक्ट्री का पिछला एरिया है, ये गोडाउन है जहाँ पर जो है ये पूरा मलबा हटाकर एनडीआरएफ एसडीआरएफ अब आग बुझाने का कामकाज कर रहा है। इसके पहले जो है आगे तरफ किया गया और अब पीछे तरफ किया गया है। करीब जो है यहाँ पर 500 से 1000 जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ पुलिस बल और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारियों का जो हम कह सकते हैं अमला यहाँ पर तैनात है। इसके साथ ही साथ 11 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। इसके साथ 175 लोग इस पूरे मामले में घायल हुए हैं। 25 लोगों को भोपाल रेफर किया गया। हमने हमारी आंखों के सामने तस्वीरें देखी थी जहाँ पर एक नर कंकाल जो है पूरा जला हुआ निकला था। अभी यहाँ पर पूरी आग को बुझाने की कोशिश जारी है, लेकिन कई सवाल इस पूरी घटना से पैदा होते हैं कि जब इनके पास लाइसेंस नहीं था, जो लाइसेंस प्रोवाइड किया जाना था, तो ये फैक्ट्री आखिर संचालित कैसे हो रही थी। इसके पहले भी इस फैक्ट्री में कई लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लोगों की मौत इस फैक्ट्री में पहले भी हो चुकी है। उसके बाद भी इसको यहाँ पर जो है संचालित करने की परमिशन किसने दी। इस फैक्ट्री को 1 साल के लिए सील किया गया था, लेकिन उसके बाद जब प्रेशर ऊपर से जो है वो मिला, उसके बाद इस फैक्ट्री को दोबारा खोल दिया गया। क्या जब सील फैक्ट्री को खोल दिया गया तब प्रशासन यहाँ पर मौजूद नहीं था? जब यहाँ पर परमिशंस नहीं थी तो प्रशासन इससे अनदेखी जो है इस पूरी फैक्ट्री को लेकर क्यों कर रहा था? और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि रिहायशी इलाके में आखिर फैक्ट्री संचालित कैसे की जा रही थी। कई तमाम सवाल इसमें पैदा हो रहे हैं, लेकिन ये आग अभी बुझी नहीं है। हरदा एक बारूद के ढेर पर था, वो जब फटा तो कई गुना ज़्यादा जो है बर्बादी यहाँ पर हुई है और इस बर्बादी का जिम्मेदार गुनहगार कौन होगा ये देखना फिलहाल अभी ज़रूरी होगा, क्योंकि दोनों ही मालिक फैक्ट्री के अभी फरार हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। मुंबई शहर की सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक जैम की, जिससे निजात पाने के लिए पुल, कोस्टल रोड, मेट्रो का जाल बिछाया जा रहा है। और इसी कड़ी में सबसे अहम है भूमिगत मेट्रो, जिसका पहला फेज लगभग बनकर तैयार हो चुका है और इसकी शुरुआत जल्द होने वाली है। सुनील सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है। इसे दूर करने के लिए मुंबई में पुल, कोस्टल रोड और मेट्रो का जाल बिछाया जा रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है महत्वाकांक्षी है वो है मुंबई की पहली भूमिगत मेट्रो रेल परियोजना,
जो कि सभी महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी, सिप से लेकर कोलाबा तक। और यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यहाँ पर ठीक इससे सटा हुआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेशन मेट्रो 3 लाइन का बनाया गया है, जो कि जल्द ही पूरा होने जा रहा है। अटल सेतु शुरू हो चुका है। कोस्टल रोड के पहले फेज के उद्घाटन की तारीख भी तय हो चुकी है और अब मुंबई की पहली भूमिगत मेट्रो लाइन 3 के पहले फेज को शुरू करने की तैयारी है और काम जो है अंतिम चरण पर है। चूँकि अभी भी काम चल रहा है, इसलिए सेफ्टी के लिए हमने ये सब पहन लिया है और आइए अब चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह काम चल रहा है और कितनी तैयारी हो चुकी है। हम इस समय मेट्रो लाइन 3 जो कि भूमिगत है उसके इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेशन पर हूँ, जो कि ज़मीन से 30 मीटर नीचे बना हुआ है और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें ज़मीन से इस स्वचालित सीढ़ी से आना होगा, जो कि 19 मीटर लंबी है। ये देश की सबसे लंबी स्वचालित सीढ़ी बताई जा रही है। अभी इसे ढका हुआ है चूँकि काम चल रहा है, काम बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर चल रहा है। ये हम आ गए हैं ज़मीन से, अभी तो सीढ़ियाँ होते हम आए हैं इस कॉन्कर्स लेवल पे। कॉन्कर्स लेवल मतलब जहाँ पर कॉमर्शियल गतिविधियाँ होती हैं, जैसे कि टिकट विंडो है, ये सामने अभी फ़िलहाल उसका काम चल रहा है। और यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से आने और जाने की व्यवस्था है, यानी एग्जिट और एंट्री जहाँ है वहाँ पर अलग टिकट विंडो की व्यवस्था की गई है, तो दोनों तरफ व्यवस्था की गई है। अमूमन अगर हम मेट्रो में देखें, एलिवेटेड मेट्रो में, तो जो कॉन्कर्स लेवल होता है वो नीचे होता है और जो स्टेशन का प्लेटफॉर्म होता है वो उसके ऊपर होता है। लेकिन भूमिगत मेट्रो में कॉन्कर्स लेवल जो है वो ऊपर होता है और जो प्लेटफॉर्म होता है वो नीचे होता है। तो अभी हम कॉन्कर्स लेवल पे हैं और यहाँ से हम प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए तकरीबन 5 से 5.5 मीटर और नीचे जाएंगे। तो आइए चलते हैं प्लेटफॉर्म पर। यहाँ से प्लेटफॉर्म पर जाने का रास्ता है। दोनों तरफ चढ़ने और उतरने के लिए स्वचालित सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, हालांकि अभी वो बंद है। तो हम सीढ़ियों से चलते हैं प्लेटफॉर्म तक। इस समय हम एयरपोर्ट स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, यानी कि ज़मीन से 30 मीटर नीचे। और ये प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म है कॉमन दोनों। और इस तरफ देखिए एक लाइन है मेट्रो लाइन जो कि डाउन है, यानी कि सिप से कोलाबा तक जाती है। और इस तरफ जो है कोलाबा से सिप तक जो आएगी, यानी कि अप लाइन। यहाँ पर देखिए नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है, ये मेट्रो लाइन की पटरियाँ बिछी हुई हैं, जहाँ पर अभी सेफ्टी ट्रायल चल रहा है। यानी कि पहले फेज का जो काम शुरू होना है, जो जनता को जो के लिए जो शुरू कर दी जाएगी, वो पहला फेज होगा आरए से लेकर बीकेसी तक, जिसमें कि 10 स्टेशन हैं। और उन सभी 10 स्टेशनों में इस तरह की व्यवस्था है। जो कि मैं प्लेटफॉर्म पे हूँ और ये देखिए ये पीएसडी डोर है, यानी कि प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर। बेसिकली ये सुरक्षा के लिए है कि कोई प्लेटफॉर्म से नीचे न गिर जाए, इसीलिए ये इस तरह के बड़े बड़े पीएसडी स्क्रीन लगाए गए हैं डोर। जब मेट्रो आएगी, गाड़ी यहाँ पर रुकेगी, तभी ये खुलेगा, जैसा कि हम फिलहाल एलिवेटेड मेट्रो में देखते हैं, मेट्रो 2A और 7 में। लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि वहाँ पर जो इसकी ऊंचाई है सिर्फ आधा ही है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से पैक कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि चूँकि अंडरग्राउंड जो मेट्रो है उसकी गति बहुत तेज़ रहेगी और किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो, इसीलिए ये जो है पूरा इस तरह से पैक कर दिया गया है। मेट्रो लाइन 3 मुंबई की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिगत मेट्रो लाइन परियोजना है, जो कि जिसकी लंबाई 33.5 किलोमीटर है, यानी कि ये आरए से शुरू होगी और कोलाबा तक जाएगी। अभी हम जो देख रहे हैं ये सुरंग है, जिसमें से कि मेट्रो कोलाबा की तरफ से यहाँ पर आएगी। फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, एयरपोर्ट स्टेशन पे है, और यहाँ से जो है कि मेट्रो गाड़ी आगे निकल जाएगी आरए रोड तक। कुल 27 स्टेशन हैं इस मेट्रो लाइन 3 पर, जिसमें से 26 जो है वो इसी तरह ज़मीन के नीचे यानी कि भूमिगत हैं
और सिर्फ एक स्टेशन जो है आरे वो ज़मीन के ऊपर है। भूमिगत मेट्रो लाइन 3 के पहले फेज में भले ही सिर्फ 10 स्टेशन है, यानी कि आरे से लेकर बीकेसी तक, लेकिन वैसे कुल इसमें कोलाबा तक 27 स्टेशन है। इसकी खासियत है कि ये रेल नरीमन पॉइंट, कप परेड, फोर्ट, लोअर परेल और सिद्धि विनायक, बीकेसी, एमआईडीसी सहित 6 प्रमुख व्यवसाय और रोजगार केंद्रों को कनेक्ट करने के साथ साथ 30 से अधिक शैक्षणिक संस्थान, 13 अस्पतालों, 14 धार्मिक स्थानों और 30 से अधिक मनोरंजन स्थलों और एयरपोर्ट से भी जुड़ेगी। एक बार पूरी तरह से अगर ये जब चालू हो जाएगी तो इससे एक अनुमान जो है कि तकरीबन 17 लाख यात्री इसमें से यात्रा करेंगे और हर 3 से 4 मिनट के अंतराल में जो है कि ट्रेन दौड़ेगी और एक ट्रेन में लगभग 2500 यात्री यात्रा कर सकेंगे। इससे प्रतिदिन सड़क के ट्रैफिक में तकरीबन 6.5 लाख वाहनों की कमी आएगी। इस वजह से 3.5 लाख लीटर जो है कि ईंधन बचेगा और दावा ऐसा है कि इससे सड़क के ट्रैफिक में भी 35% कमी आएगी और वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण में भी कमी आएगी। मुंबई एक सपनों की नगरी है। यहाँ पर देश भर से लोग अवसर की तलाश में आते हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है। शहर की परिवहन व्यवस्था को बेहतर और सुविधाजनक बनाने के लिए मेट्रो 3 लाइन एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके पहले फेज को अंतिम रूप देने का काम जारी है। बस शुरू होने के लिए कुछ दिनों का ही इंतजार है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लश्कर तैयबा का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। वो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक्टिव था। उसके पास से मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड बरामद हुआ है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि वो भारतीय सेना से रिटायर्ड है। और सिटी सेंटर शो में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे डल लेक के आसपास सैलानियों का जमावड़ा। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किस तरह से सैलानी उमड़े हैं आपको दिखाते हैं तस्वीरों में। डल लेक के आसपास पर्यटकों का जमावड़ा लगा है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। ठंड मस्त है, मजा आ गया है। रात सुबह 6 बजे -4 डिग्री था, अभी मेरे ख्याल से अप्रॉक्स -2 डिग्री है। शानदार मौसम है, मजा आ गया। अल्टीमेट कश्मीर, ऐसा लगता है बार बार आओ। जिसको धरती का स्वर्ग बोलते हैं वो बात सिद्ध हो गई है आज। सभी को एक बार यहाँ आना चाहिए और टूरिज्म को यहाँ के बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। और मुंबई के मलाबार हिल्स स्थित अजीत पवार के बंगले देवगिरी से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।